नमस्कार दोस्तों। कॉमर्स अवेयरनेस के आज के इस प्रोग्राम में हम लोग ऑडिट की जो बिग फर्म्स है उनमें से एक डिलॉयट के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए सीए नंदिनी से बातचीत करते हैं। तो सीए नंदिनी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। नंदिनी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि जो डिलॉयट में जो आर्टिकलशिप होती है वो मिड साइज की फर्म जो होती है उनसे किस तरह से डिफरेंट ऑडिट होती है इसमें। हाँ सर, बिल्कुल। जब भी कोई आर्टिकलशिप शुरू कर रहा होता है तो उनके मन में यही सवाल होता है कि हम बिग फोर में आर्टिकलशिप करें या मिड साइज फर्म में आर्टिकलशिप करें। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या फ़र्क है दोनों में, ताकि आप सही से डिसीजन ले सके। तो मैं बता देती हूँ क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। पहली डिफरेंस की मैं बात करूँ तो एक बिग फोर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक स्पेशलाइजेशन मिलता है। जैसे आप डॉक्टर्स का ही एग्जांपल ले लीजिए, अपने अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, हार्ट का डॉक्टर, ब्रेन का डॉक्टर, स्किन का डॉक्टर, सबके अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं जो अपने फील्ड में स्पेशलाइज करते हैं। तो अपने सीए में भी यही है, अगर आप बिग फोर ज्वाइन करेंगे तो आप किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज कर सकते हैं, आर्टिकलशिप से ही शुरू करके। या तो आप ऑडिट में स्पेशलाइज कर सकते हैं, या तो टैक्स में, या फिर इंटरनल ऑडिट में। तो ऐसे जो आपका एक ही फील्ड में स्ट्रीमलाइन करना है अगर आपको, तो फिर आप बिग फोर ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि मिड साइज फर्म्स, जो छोटी फर्म्स होते हैं, उसमें क्योंकि फर्म छोटा है, लोग कम है, आपको हर सब कुछ करने का मौका मिलता है। थोड़ा सा ऑडिट, थोड़ा सा टैक्स, थोड़ा सा लॉ, थोड़ा सा कॉर्पोरेट लॉ, थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट, ऐसे होता है। तो एक तो ये स्पेशलाइजेशन का फर्क हो गया। दूसरा सर, ब्रांड वैल्यू तो होता है, आप सबको ही पता होगा कि बिग फोर अगर आप अपने सीवी में, रेज्यूमे में लगा दे कि मैंने बिग फोर में काम किया है, बिग फोर में आर्टिकलशिप किया है, तो उसका ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। जो छोटी फर्म्स होते हैं उनका सबको पता नहीं होता है, लेकिन कुछ है मतलब फर्म्स जो फेमस है, बट सबको इतना पता नहीं होता है। जबकि आप अगर बोले कि जैसे मैंने ईवाई में आर्टिकलशिप किया था 3 साल। अगर मैं किसी को भी बताऊं कि मैंने ईवाई में आर्टिकलशिप किया था, अपने सीवी में डालूं, तो मतलब थोड़ा ब्रांड वैल्यू होता है कि चलो इसने ईवाई से आर्टिकलशिप किया है, ग्लोबल फर्म है। तो ये एक एडवांटेज हमेशा होता है, आर्टिकलशिप के बाद जॉब ढूंढने में ज़्यादा आसानी होती है अगर आप बिग फोर से आर्टिकलशिप करें। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि जो बिग फोर के जो अपने क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े ग्लोबल क्लाइंट्स होते हैं। आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उनका ऑडिटर एक बिग फोर ही होगा। या तो डेलॉयट या ईवाई या केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका ऑडिटर हमेशा मोस्टली एक बिग फोर ही रहता है। तो आपको ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स पे काम करने का मौका मिलेगा, इंटरनेशनल क्लाइंट्स पे काम करने का मौका मिलेगा अगर आप बिग फोर में करें तो ये सारे तो एडवांटेजेस हैं। बट एक दो बात जानना ज़रूरी है ज्वाइन करने से पहले कि बिग फोर में थोड़ा काम, जो आवर्स होता है, वर्किंग आवर्स, वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे आप अगर बिग फोर में 8-9 घंटे काम कर रहे हैं तो शायद मिड साइज फर्म में उतना काम ना करें। तो बिग फोर में ये भी है कि मेहनत ज़्यादा लगती है, कि ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते हैं। बट क्योंकि वो आपसे ज़्यादा काम करवा रहे हैं तो स्टाइपेंड भी ज़्यादा मिलती है। लाइक बिग फोर का स्टाइपेंड आप देखें तो 10-15 हज़ार से शुरू होता है। तो वहीं पे स्टाइपेंड का फ़र्क एक होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आपने बिग फोर में आर्टिकलशिप किया, उसके बाद उसी बिग फोर में आपको जॉब भी आराम से मिल जाती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं। तो आप ये सोच समझ के डिसीजन लीजिए, जो भी सोच रहे हैं आर्टिकलशिप करने का, कि बिग फोर में करे या मिड साइज फर्म में करे। ये सारी चीज़ें सोच के जो भी आपको सही लगे वो करिए। अच्छा नंदिनी, ये बताइएगा कि जैसे बिग फोर में एक काम करते हैं और कोई मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस महसूस होता है आपको। सर, मैंने तो शुरुआत से ही बिग फोर में काम किया है, 3 साल आर्टिकलशिप, अभी 2.5 इयर्स हो गए डेलॉइट में। बट हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो सारे एमएनसीज होते हैं, तो मुझे पता है कि वो लोग भी क्या काम करते हैं और हम लोग भी क्या काम करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सीएज हैं, और जो एमएनसीज हैं उस तरफ भी हम लोग जिनसे इंटरेक्ट करते हैं वो लोग भी सीएज ही होते हैं। तो उनसे बातचीत करके ये मुझे पता चला है कि अगर आप देखें तो अपने बिग फोर में, अगर जैसे मैं मान लो कि ऑडिट के टीम में हूँ, तो मेरे आसपास जो भी है वो सारे सीएस होंगे, अपने पूरा चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही टीम होगा, सारे ऑडिटर सब सीएस होंगे। और हम लोग का मेनली जॉब होता है कि क्लाइंट फेसिंग, जो हमारा काम है वही सर्विसेज होती है, वही हम लोग बिल करते हैं क्लाइंट को। तो क्लाइंट फेसिंग जॉब हो जाता है। बट अगर आप एमएनसीज का एग्जांपल ले लो, वहाँ पे जो सीएस काम कर रहे हैं वो एक डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो अगर आप कोई भी एग्जांपल, जैसे आप विप्रो का एग्जांपल ले लो, तो विप्रो में जो सीएस काम कर रहे होंगे वो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे। ऐसा नहीं होगा कि विप्रो में सारे लोग ही सीएस हैं। जैसे डेलॉइट में अगर मैं ऑडिट का एग्जांपल ले लूँ तो हम सारे ही सीएस हैं।
जो भी जितने भी लोग हैं, बट वहाँ पे विप्रो में आपको इंजीनियर्स होंगे, सारी मतलब अलग से टीम होगी, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा जिसमें आप सीएस होंगे। तो ऐसा ऐसा एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि हम लोग जो है वो क्लाइंट फेसिंग जॉब करते हैं, हम लोग क्लाइंट से बात करते हैं, हमारे जो सर्विसेज है वो क्लाइंट को बिल होते हैं। बट अगर आप एमएनसी में काम करो तो आप जैसे उस फर्म के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तो आप जो रोज का काम कर रहे हैं वो बिल नहीं होगा क्लाइंट को, आप अपना इंटरनल काम कर रहे हैं, वो एक डिफरेंस आ जाता है, फर्क आ जाता है। और अगर रोज के काम की मैं बात करूं तो कभी कभी एमएनसी में काम करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, बिकॉज आप सेम वही चीज बार बार कर रहे होंगे। जैसे अगर आप फाइनेंस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, फाइनेंस कंट्रोलरशिप कर रहे हैं, तो रोज आपका काम सेम ही होगा, मतलब हर मंथ एंड में आप एंट्रीज पास करेंगे, क्लोजर बुक क्लोजर होगा, तो वो थोड़ा कभी कभी बोरिंग हो जाता है। तो बिग फोर में हर क्लाइंट जो आप करेंगे वो अलग होगा, हर प्रोजेक्ट अलग होगा, तो थोड़ा एक्साइटिंग रहता है काम, मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो। बट वो डिपेंड करता है, जिन लोग को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है और जो लोग थोड़ा मतलब उनको नॉर्मल वर्किंग आवर्स चाहिए होते हैं और थोड़ा स्टेडी जॉब चाहिए होता है, तो वो लोग एमएनसी में काम कर सकते हैं। तो अपनी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, दोनों ही अच्छे ऑप्शंस हैं। अच्छा नंदिनी, ये बताएगा कि जैसे डिलोइट में आपने अलग अलग सर्विस लाइन का जिक्र किया, तो जी ऐसी सर। कौन कौन सर्विस लाइन्स इसमें आपको अवेलेबल है? और एक सर्विस लाइन से क्या दूसरी में अपन जा सकते हैं? जैसे मान लो कोई ऑडिट से टैक्सेशन में जाना चाहे, क्या वो जा सकते हैं इस तरह से? जी सर। सो अगर मैं आपको बता दूं, मेन सर्विस लाइन एक तो ऑडिट एंड अश्योरेंस हो गया, जो सबको पता ही होगा यहाँ पे। दूसरा हो जाता है टैक्स। टैक्स में आप टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस कर सकते हैं, और टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, फिर ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, एमएनए टैक्स होता है, तो अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं आपके। फिर इंटरनल ऑडिट भी एक होता है, रिस्क रिस्क एडवाइजरी इंटरनल ऑडिट एक अपना होता है। और एक तो डेलॉइट में एक डिवीजन है एसआरटी, स्ट्रैटेजी रिस्क एंड ट्रांजैक्शंस। सो उसमें ये आपका एमएनए, अभी मैं उसी डिवीजन में हूँ। सो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो आपका होता है वो इसका पार्ट है। सो अगर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस ले लो जो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसा होता है, नहीं तो आप ड्यू डिलिजेंस ले लो, तो ये सब जो की है वो एमएनए का पार्ट है, एसआरटी का पार्ट है। नहीं तो कंसल्टिंग भी होता है, कंसल्टिंग डिवीजन भी एक अलग से होता है। बट ये सारे आर्टिकलशिप के लिए ओपन नहीं है, जैसे ऑडिट और टैक्स तो ओपन होते हैं, आर्टिकलशिप कर सकते हैं आप वहाँ पे। बट मेरी टीम की आप एग्जांपल ले लो तो हम लोग सिर्फ सीए क्वालिफाई होने के बाद ही लोगों को लेते हैं। तो ये सारे सर्विस लाइंस हैं, ऑप्शंस है, आपको जो भी पसंद है वो आप कर सकते हैं। और एक बार एक सर्विस लाइन से दूसरे में जाने की बात है तो हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, जैसे हर बिग फोर में डिपेंड करता है। जैसे मैं जब ईवाई में थी तो वहाँ पे भी पॉसिबल था, बट वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता था। डेलॉइट में थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि थोड़ा सा ज़्यादा आसान है ईवाई से कंपेयर करें तो ऐसे हर आपको एचआर ही ऑप्शन देगा, जैसे आप आर्टिकलशिप खत्म करेंगे तो फिर एचआर आपको कॉल करके पूछेगा कि आपको इसी, जैसे आपने ऑडिट में आर्टिकलशिप किया, आपको ऑडिट में ही रहना है, आपको कहीं और जाना है, तो वो पूछेंगे आपसे। और अगर आपने ऑडिट ही चूज किया तो आप वहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई और डिवीजन चूज किया उसके बाद आपको मूव करना है तो भी पॉसिबल है। बट अपने को भी देखना पड़ेगा कि हमने जो काम किया है उससे सिमिलर है कि नहीं है। जैसे अगर आपने 5-6 साल किसी एक डिवीजन में कर लिया काम, तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी मूव करना। बट इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप अपने पार्टनर से, अपने टीम से बात करें तो हो सकता है। अच्छा नंदिनी, ये बताएगा कि काम जो होता है वो या तो क्लाइंट फेसिंग है या फिर बैक एंड काम जी है, सर। तो इसको आप बच्चों को बताएगा कि किस तरह से कौन सा काम क्लाइंट फेसिंग है, कौन सा बैक एंड काम है? हाँ सर। सो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊं तो क्लाइंट फेसिंग जॉब ऐसा होता है कि हम जो घंटे, अगर मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ आज, और मेरे दिन का रेट, मान लो आप, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कि 1000 रुपीज पर आवर, अगर मैं सिर्फ एक एग्जांपल लूँ, ये हवा में है नंबर, बट ऐसे ही, तो अगर मैं 8 घंटे काम कर रही हूँ इंटू 1000 रुपीज, 8,000 रुपए मैं अपने क्लाइंट को बिल करूंगी क्योंकि मैं उनके लिए काम कर रही हूँ। सो ये जो हर पर्सन, जो डेलॉइट में हर इंसान जो काम कर रहा है, अगर उसका मैं पर आवर रेट ले लूँ और कितने घंटे काम कर रहा है मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये अपना रेवेन्यू बनता है फर्म का। तो ये क्लाइंट फेसिंग जॉब हो गया कि मैं जितने घंटे काम कर रही हूँ मैं अपने क्लाइंट को उतने घंटे बिल करूंगी,
क्योंकि मैं जो भी काम कर रही हूँ वो उस क्लाइंट के लिए कर रही हूँ। तो ये बिग फोर में होता है। जबकि बैक एंड काम वो होता है कि जैसे आप मान लो कि आप डायरेक्टली, अगर मैं इंडस्ट्री का एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं इससे पहले भी बता रही थी कि मैं जितने भी घंटे काम करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेवेन्यू कितना जनरेट होगा फर्म में, क्योंकि मैं एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही हिस्सा हूं। तो मैं काम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कर रही हूँ। तो ये डिफरेंस हो गया। बट अगर आप देखें तो बिग फोर के विद इन ही क्लाइंट फेसिंग जॉब होता है और बैक एंड जॉब भी होता है। जैसे क्लाइंट फेसिंग मैंने आपको बता दिया, आप डायरेक्टली क्लाइंट से रोज बात कर रहे हैं, उनको जो भी चाहिए आप वो काम कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट फेसिंग जॉब हो गया। लेकिन कभी कभी ये होता है कि अपनी टीम्स डेलॉइट की यूएस में या किसी और कंट्री में वो लोग क्लाइंट फेसिंग जॉब कर रहे होते हैं और इंडिया में उनके बैक एंड टीम्स होते हैं। तो वो लोग असाइनमेंट लेते हैं और हमको डेलीगेट कर देते हैं, तो हम लोग फिर उन लोगों जो यूएस टीम होती है उनके साथ काम करते हैं। तो वो होता है। तो उसके लिए अलग प्रैक्टिस है डेलॉइट का, डेलॉइट यूएसआई प्रैक्टिस। तो वो है। बट तो जिन लोगों को क्लाइंट फेसिंग जॉब नहीं करना है वो उस प्रैक्टिस में जा सकते हैं, बट मैं डेलॉइट इंडिया प्रैक्टिस में हूँ, वो प्योरली क्लाइंट फेसिंग है, हम लोग क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा नंदिनी, ये बताएगा कि जैसे बच्चे जो यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं, तो जी। डिलॉयट में सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है? हाँ सर, तो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में आ रहे हैं। अगर आपको आर्टिकलशिप के लिए ज्वाइन करना है तो अलग अलग, जैसे थोड़े डिविजन्स होते हैं वो कैंपस प्लेसमेंट में आ जाते हैं। जैसे जो आईसीएआई का कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, उसमें ऑडिट, टैक्स और ये जो सबसे पॉपुलर डिविजन्स है, वो लोग आते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। तो आप कैंपस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, वो एक ऑप्शन है। और अगर कैंपस के थ्रू नहीं, तो आप रेफरेंस दे सकते हैं किसी को। लाइक अगर आप किसी को जानते हैं डेलॉइट के अंदर, तो आप उनको अपना सीवी भेज सकते हैं, तो वो आपको रेफर कर देंगे, वो एक ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लिंक्डइन ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक्डइन में अगर आप किसी को ना भी जानते हो तो आराम से मिल जाते हैं लोग जो डेलॉइट में काम करते हैं और जो गाइडेंस दे सकते हैं आपको। तो आप उनको अपना सीवी भेज सकते हैं, वो आपको रेफर कर सकते हैं। तो ये एक हो गया। और ये एक प्रोसेस हो सकता है जॉब अप्लाई करने के लिए। और दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि अगर आपने डेलॉइट में ही आर्टिकलशिप किया है तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आपने अच्छे से काम किया आर्टिकलशिप में तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है डेलॉइट में ही, सेम डिवीजन में ही या दूसरे डिवीजन में भी मिल जाती है। तो यही प्रोसेस है सर। और अगर मैं बता दूं कि अगर आप ये भी जानना चाहें कि इंटरव्यू कैसे होता है डेलॉइट में, तो मतलब वो चेंज होते रहता है, बट जनरली मैं आपको बता दूं तो डिपेंड करता है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं। अगर काफी सारे लोग अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ राउंड्स भी ज्यादा होते हैं। जैसे एक रिटन टेस्ट होता है कभी कभी, उसके बाद टेक्निकल राउंड होता है जिसमें आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं जो भी मैनेजर्स या जो भी होते हैं उस डिवीजन में। फिर उसके बाद एक पार्टनर राउंड होता है और कभी कभी एचआर राउंड भी हो जाता है। बट मैंने देखा है कि कुछ अलग जैसे डेलॉइट में तो नहीं होता वैसे, बट और भी बिग फोर्स होते हैं जिसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता है। तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, बट नॉर्मली ये सारे राउंड्स होते हैं। अच्छा नंदिनी, डिलॉयट की जो फर्म है वो अपने देश में कौन कौन से शहरों में है इस वक्त, और क्या ये छोटे शहरों में भी आने जा रही है आने वाले समय में? सर अभी मैं आपको बता दूं तो मेनली मुंबई में है। मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, फिर हैदराबाद। हैदराबाद में सबसे बड़ा ऑफिस है। फिर बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता में है, पुणे में है। एक छोटा सा ऑफिस अभी गोवा में भी है। तो ये सारे ऑफिसेज हैं। तो मोस्टली अभी तो बड़े शहरों में ही है, छोटे शहरों का वैसे मुझे तो पता नहीं है, बट आने वाले समय में हो सकता है कि छोटे थोड़े सेकेंड टीयर टू सिटीज में भी खुल जाए डेलॉइट के ऑफिस। अच्छा, आपके क्या वर्क फ्रॉम होम भी चलता है इसमें? सर वो अपने टीम पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे जो टीम है वो अलाउ करते हैं वर्क फ्रॉम होम। तो अपना हाइब्रिड मॉडल चलता है। तो मैं एक दो दो तीन दिन तो जाती हूँ ऑफिस। बट अपने से वो लोग कोई प्रेशर नहीं करते हैं, वो डिपेंड करता है अपनी टीम में। जैसे मेरी टीम में वो लोग काफ़ी फ्लेक्सिबल है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं और ऑफिस भी आके काम कर सकते हैं। बट और टीम्स होते हैं जो कंपलसरी मैंडेटरी बुलाते हैं ऑफिस में। तो आप, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आप पहले से बात कर ले तो बेटर है कि अपने एम्प्लॉयर से कि वो क्या प्रेफर करते हैं, वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस। बट मैं बता दूं कि जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं उनके लिए वर्क फ्रॉम होम से ज़्यादा ऑफिस जाना बेटर रहता है, बिकॉज वो आसपास लोगों को काम करते हुए देखते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। और मेनली जो मैंने देखा है कि जो ऑडिट में स्पेसिफिकली होता है कि
हम लोग अपने ऑफिस से भी ज्यादा क्लाइंट ऑफिस से काम करते हैं, उनके ऑफिस में जाके उनसे, क्योंकि आसान हो जाता है रोज बातचीत करना, तो उनके ऑफिस में जाके काम करते हैं। अच्छा नंदिनी, एक बार बताइएगा, आपने जैसे बताया कि एक मिड फर्म की कंपैरिजन में जो बिग फोर है, इनमें वर्किंग आवर्स ज्यादा होते हैं। जी तो सर। क्या यहाँ पर लाइफ बैलेंस बन पाता है कि नहीं बन पाता? सर ये तो मतलब है कि अगर वो ज्यादा ज्यादा काम तो कराते हैं, मतलब वो तो डेफिनेटली है। बट आप, अगर आपको वो काम करना पसंद है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ज्यादा घंटे भी डालें तो आप उसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचिए कि अगर आप शुरुआत में अपने करियर में ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो बाद में आपको वो काफी बेनिफिट करेगा। जैसे अगर आपको जो डिवीजन पसंद है, अगर जैसे अगर आपको ऑडिट बहुत ज्यादा पसंद है और अगर आप ऑडिट में अभी ज्यादा घंटे डाल भी रहे हैं, तो फिर वो बाद में आपके लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखेंगे। जो भी आप एक्स्ट्रा घंटे डालेंगे बिग फोर में, वो कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं रहता है, कि हमेशा आप कुछ नया सीखेंगे। तो हाँ, डेफिनेटली वर्क लाइफ बैलेंस तो थोड़ा वर्क ज्यादा हो जाता है। वीकेंड्स पे भी हम लोग काम करते हैं, सैटरडे तो काफी सैटरडेज हो जाता है कि हम काम करते हैं, संडे तो कम ही रहता है। बट कभी कभी जैसे ऑडिट वालों को मैंने देखा है, पीक ऑडिट सीजन में वो लोग संडे भी काम करते हैं, तो लेट नाइट हो जाता है कभी कभी। बट जो भी है कि अगर आपकी टीम अच्छी है, वो आपको अप्रिशिएट कर रही है ज्यादा काम करने के लिए, और अगर आप खुश हो काम करने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो मतलब चलता है। बट अपना डिसीजन लेना भी है। बट हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा हेक्टिक तो रहेगा, कंपेयर टू इंडस्ट्री, कंपेयर टू मिड साइज फर्म, थोड़ा ज्यादा हेक्टिक रहेगा। वो रियलिटी है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे कोई कैंडिडेट है, जॉब वहाँ पे कर रहा है, अगर वो मान लो इस जॉब को स्विच करना चाहता है, मान लीजिए, तो यहाँ से निकलने के बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जॉब के? हाँ सर, वो तो अपने इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आपने ऑडिट में काम किया है तो आप अकाउंटिंग फाइनेंस कंट्रोलरशिप में जा सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज एमएनसीज हो सकते हैं, वो आप उधर ज्वाइन करके आप कंट्रोलरशिप टीम्स में जा सकते हैं। कंट्रोलरशिप मतलब उनकी जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग टीम से, मतलब जो ओवरऑल फाइनेंस कंट्रोल करते हैं, अकाउंटिंग टीम हो गया, और जो भी फाइनेंशियल्स बनाते हैं, आप उनकी टीम में ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप एफपीएनए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एडवाइजरी टीम में जा सकते हैं, बिजनेस फाइनेंस टीम में जा सकते हैं। ये सारी जो टीम्स होती हैं वो एमएनसीज, इंडस्ट्रीज या स्टार्टअप के कंपनीज हैं, उनका हिस्सा होती है। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी ऐसी कंपनी के टैक्स, अगर आपने टैक्स में काम किया है तो आप उनके टैक्स टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। अ, नहीं तो आप मतलब अगर आप चाहे तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने एमएनए, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में काम किया है। बट वो और भी ज्यादा हेक्टिक होते हैं, बिग फोर से एक कदम आगे होते हैं, तो अगर आपको वो करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आप जब बिग फोर में काम करेंगे, आप काफी सारी कंपनी से इंटरेक्ट करेंगे, तो कभी कभी आप उनके पास भी जॉब ले सकते हैं, मतलब क्योंकि वो आपको जानते हैं, आपका काम जानते हैं, वही आपके क्लाइंट्स होते हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट वो भी डिपेंड करता है कि आपको किस अच्छा, में इंटरेस्ट है। तो नंदिनी ये बताइएगा कि जैसे कोई बच्चा बिग फोर में अप्लाई करता है, तो एक ही बच्चे को जो भी यहाँ पर जॉब के लिए आया, जिसने सीए पास कर रखा है, तो उसको स्टार्टिंग में क्या पैकेज मिल जाता होगा? सर वो तो आपके सर्विस लाइन पे डिपेंड करता है। जैसे टैक्स में थोड़ा ज़्यादा मिलता है ऑडिट से, और जो कंसल्टिंग और ट्रांजैक्शन सर्विसेज, उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज बता दूं तो फिक्स्ड सैलरी आप 12 लाख तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और उसके ऊपर से बोनस काफी अच्छा मिलता है बिग फोर में। 15 to 20%, अगर आपने ठीक ठाक काम किया है तो 15 to 20% मिल जाना चाहिए। अगर आपने ठीक ठाक काम किया है तो बोनस काफी अच्छा मिलता है, वो भी एक डिफरेंस है। अगर आप देखें कंपेयर टू मिड साइज फर्म, आपको काफी अच्छा बोनस मिलता है। तो फिक्स्ड आप 12 लाख प्लस 15 to 20% बोनस। धन्यवाद नंदिनी। तो बच्चों, आज आपने सीए नंदिनी को सुना, और इन्होंने डिलॉयट फर्म के बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी प्रदान की। तो बच्चों, आप लोग भी अगर सीए की पढ़ाई ज्वाइन करते हैं, और तो आने वाले समय में आप भी बिग फोर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो नंदिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। और मैं सबको एक बात बताना चाहूंगी जाने से पहले, कि मैंने
सीए किया है वो सर की वजह से ही किया है। मैंने 11th स्टैंडर्ड में सर से सीखा था अकाउंट्स, और इतने अच्छे से सर ने पढ़ाया था मुझे कि मुझे अकाउंट्स एकदम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया, और सर ने ही मुझे मोटिवेट किया था सीए बनने के लिए। तो सीपीटी का भी रजिस्ट्रेशन सर ने उस टाइम पे, अभी तो सीए फाउंडेशन है, उस टाइम पे सीपीटी होता था, सर ने जबरदस्ती मुझसे फॉर्म फिलवाया था। मैं सोच रही थी कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट तो अगर मैं सीए बनी हूँ तो वो सर की वजह से ही बनी हूँ। तो जो भी सर के स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल उन पे अच्छे से आप विश्वास कीजिए, वो जो भी जानकारी देते हैं, जो भी देते हैं, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नंदिनी, मुझे वैसे पूरा भरोसा था कि आप सीए अवश्य बनेंगे, और आप बने भी। उसके लिए मुझे आप पर बहुत गर्व है। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू।